हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2024। 1991 से लेकर 2024 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं या उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप जानते हैं 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। आई नो लास्ट चल रहा है, आपने ऑलरेडी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के थ्रू मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको लास्ट टाइम में हेल्प मिले, पेपर में आपका प्री क्वालिफाई हो जाए ताकि आप मेंस के लिए तैयारी करें। ये वीडियो आपके लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, उसको ज़रूर देखिएगा। हमने ये नहीं होता है जैसे हम वन लाइनर पढ़ते हैं तो वन लाइनर में केवल हमारा एक क्वेश्चन निकलता है, लेकिन अब क्या हो गया है, एग्जामिनर ना उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा घुमा के पूछ रहा है, मॉडिफाई करके पूछता है। तो जब उन चीज़ों को मॉडिफाई करके पूछता है तो हमें उसके बारे में थ्योरी चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी व्याख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए मैं को वीडियो को स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैं आपसे कहना चाह रही कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आपको लाइक करना है नहीं करना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सॉरी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? यानी अगर महासागरों में ज्वार भाटा आता है तो किस कारण से आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव की वजह से ज्वार भाटा आता है। होता क्या है ये ज्वार भाटा? किस स्थिति को कहते हैं ज्वार और किस स्थिति को कहते हैं ज्वार भाटा? तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। यानी ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चंद्रमा की ज्वार उत्पादन शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुनी अधिक है। ठीक है, और चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद, मतलब चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा है ना, उसके बावजूद अधिक निकट यानी अधिक पास होने के कारण क्या होता है कि जो सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। यानी सूर्य की अपेक्षा जो चंद्रमा होता है वो अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है, क्योंकि वो क्या है कि वो नजदीक है। नजदीक होने की वजह से है सूर्य से छोटा, लेकिन वो क्या है, नजदीक है, इसकी वजह से वो ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, एक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। और आता किसकी वजह से है? कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन गति, है ना, 23.1/2 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, घूर्णन मतलब घूमना, ठीक है, जब वो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है उसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। आपको पता ही है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है और प्रत्येक स्थान पर ज्वार का अंतराल 12 घंटे होना चाहिए। वैसे होना 12 घंटे चाहिए, और लेकिन 26 मिनट जो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण, ये जो दोनों स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से 26 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर ज्वार भाटे के बीच का समय पूछा जाएगा, अंतराल पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे उसी का आधा 6 घंटे 13 मिनट, यानी 12 घंटे 26 मिनट था। ठीक है, तो इसी का आधा अगर आप कर देंगे तो 6 घंटे 13 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया? मतलब बोकारो इस्पात कारखाना जब लगाया गया तो किसने उनको सहयोग किया था?
तो सोवियत संघ ने। किसने? सोवियत संघ ने। अब आपको बोकारो से संबंधित चीजें अगर पता होंगी तो मान लो उससे संबंधित कभी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि जो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, तो वो थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बिहार के धनबाद जिले में, जो अभी झारखंड में है, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, जो पहले ही हमने क्वेश्चन में देखा है। इस कारखाने, एक सेकेंड, इस कारखाने में थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड हाँ जी। किस कारखाने में बोकारो कोयला क्षेत्र में कोयला क्योझर कारखानों में कच्चा तेल, ठीक है, लोहा, दामोदर परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सू नहर जोड़ती है। सू नहर जो उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर ह्यूरॉन को जोड़ती है, ठीक है। कुछ महान झीलों के बारे में देखते हैं। अन्य प्रमुख झीलें मिशिगन, एरी और ओंटारियो हैं। मिशिगन झील केरल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और जो शेष 4 झीलें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य विभाजित होती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि लघु उद्योगों की क्या समस्या है। जो लघु मतलब छोटे, जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, तो पूंजी का अभाव होता है। पहली बात, पूंजी मतलब पैसा, पूंजी का अभाव मतलब पैसे की कमी, ठीक है। विपणन जानकारी की भी कमी यानी अभाव, और कच्चे माल का भी अभाव। ये जो तीनों कारण हैं, ये तीनों कारण सही हैं, ठीक है। यानी लघु उद्योगों की जो मेन समस्या है वो पूंजी का अभाव है, विपणन की जानकारी का अभाव है और कच्चे माल का अभाव। ये तीनों समस्या हैं, है ना। अब बात करते हैं अवमूल्यन। क्या होता है अवमूल्यन? सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी को ही क्या कहते हैं? उस अवमूल्यन, ठीक है। तो अवमूल्यन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर, ठीक है, इसके संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना है, ठीक है। मुद्रास्फीति के चलते जब मुद्रा का प्रसार हो जाता है तो जो मुद्रा के मूल्य में हास मतलब कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में व्यापारिक स्पर्धा बनाए रखने के लिए मुद्रा मूल्य में कमी लाई जाती है अथवा निर्यात घटने की संभावना रहती है। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने अवमूल्यन किया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरसिंह राव मतलब अवमूल्यन किया गया तो नरसिंह राव सरकार के उस पे, और 1991 में। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि 80 रुपए देते हैं तो $1 के बराबर होता है ना। अब मान लो कि 80 रुपए में $1 मिलता था, अब कंडीशन ये हो गई है कि 90 रुपए दो तो $1, है ना, $1 के बराबर है। तो इसका मतलब है पैसे की वैल्यू कम हो गई ना एक तरह से, यही बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था क्या है। यानी बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यानी क्लोज इकोनॉमी, यानी आयात निर्यात बंद, है ना। यानी ऐसी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार ना होकर देश में ही व्यापार अधिक होता है। मतलब हम जैसे विदेश में व्यापार ना करने के बजाय अगर हम अपने ही देश में व्यापार करते हैं तो उसको ही बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। प्रत्यक्ष कर क्या है? आयकर। आय मतलब पैसा, कर मतलब टैक्स, है ना। यानी जो सरकार सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है वो होता है डायरेक्ट कर यानी प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी, तो वो द्वितीय थी, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी, इनमें किस में ध्यान दिया गया? औद्योगिकरण पर। किस पर ध्यान दिया गया? मेन
औद्योगिकरण, मतलब जितने भी पंचवर्षीय योजना थी उनमें से जो पर्पस था वो कोई ना कोई पर्टिकुलर था। जैसे किसी में कृषि को आगे बढ़ाने का था, तो अब जैसे सेकंड में है औद्योगिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए हर पंचवर्षीय योजना का एम। जैसे प्रथम योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य से अधिक था, यानी योजनाओं में यह विचार किया गया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जाए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि अभी तक हम किसको प्राथमिकता देते हैं? कृषि। कृषि भाई, उसी से खाना पीना हर चीज होता है ना। तो अब कृषि को प्राथमिकता यानी उसको वरीयता ना देकर, ठीक है, अब जो मेन फोकस उनका है वो चाहते थे औद्योगिकरण, उद्योगों पर। ठीक है, उद्योगों पर प्राथमिकता ज्यादा दी जाए, ना कि कृषि पर। मतलब ध्यान दिया जाए कृषि पर भी, लेकिन थोड़ा सा कम होता है ना, वरीयता क्रम में हम जिसको फर्स्ट में रखते हैं, तो उद्योगों पर बल ज्यादा देने की बात की गई थी सेकंड वाले में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित। आप जानते हैं पहले इतना पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था, तो पर्यावरण से इतना क्वेश्चंस भी नहीं आते थे। अभी पर्यावरण से ही मेन ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण इतना फैल चुका है ना कि ये टॉपिक बड़े हाईलाइट हो जाते हैं। और जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं एग्जामिनर उन पे ज़्यादा फोकस करता है कि जो स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है भी या नहीं, है ना। एग्जाम लेने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको देखना कि आप कितने होशियार हो। आपको एग्जाम जब एग्जामिनर लेता है तो उसका मेन फोकस ये होता है कि आप जो चीजें चल रही हैं आपके आसपास उससे अवेयर हो या नहीं हो, कि बस अपने ही गुम में खोए हुए हो। तो इस वजह से भाई पेपर लिया जाता है ना। तो जो अच्छा और समझदार इंसान होगा ना, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा जो करंट में चल रही हैं। ठीक है, करंट से चीज़ें उठा उठा के ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो क्या होगा? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। देखिए, जल प्रदूषण क्या होता है? जल में वज्र पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ या ऐसे पदार्थों का समावेश हो जाना जिससे वो हमारे क्या कहते हैं पानी के लिए खतरा हो और वहाँ रहने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न करें, है ना। जल प्रदूषण से बीमारियां बहुत सारी होती हैं। जल का एक तरीके से दूषित हो जाना तो ना मनुष्य ही पी सकता है, ना जो जीव जंतु उस जल को ग्रहण करते हैं ना वो कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो अब मछलियां हैं, मछलियां जल पे ही डिपेंड रहती हैं, है ना। जल से बाहर निकाल दो तो मर जाती हैं, मृत्यु हो जाती भाई उनकी। तो जहाँ पे अगर उनको ऑक्सीजन मिल रही है जल के माध्यम से, अब आप जल ही दूषित कर दोगे तो वो जो नेचुरल और स्वच्छ ऑक्सीजन मिल रही है वही नहीं मिलेगी, तो नुकसान तो होगा ही ना। यही चीज है, यानी जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को क्या करता है? प्रभावित करता है, विशेष रूप से जलीय जीवों को जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही किस पर निर्भर है? जल पर। जैसे मैंने अभी बात की थी मछली, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी होने लगती है और हमें जीवित रहने के लिए, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो जीवन खत्म। ठीक है, अनेक बीमारियां भी होती हैं अगर जल दूषित हो जाता है, हैजा पेचिस जैसी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल। ये उनकी परतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ठीक है, लास्ट में आता है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, है ना। ये क्रम होता है ना, तो कभी कभी ना क्रम भी लगाने के लिए दे देता है, तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए कौन से किस क्रम में है। तो यानी दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो वो होती हैं आयन मंडल से। किस से? आयन मंडल से, जिसको वैसे इसके इंग्लिश में भी नाम आपको पते होने चाहिए, आयनोस्फीयर।
कभी कभी इंग्लिश में नाम दे देता है। आयन मंडल को मुख्यतः दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तन मंडल के रूप में ही जाना जाता है। यानी आयन मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? रेडियो तरंगों वाली, है ना। जैसे हमने समताप मंडल की अगर बात करें तो ओजोन परत वहां पाई जाती है। ऐसे यह मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। फैक्ट के थ्रू पूछा जा सकता है वैसे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो वो है सुअर। सुअर जो होते हैं वो रेशों को अच्छी तरह से पचा नहीं पाते। सुअर क्या करते हैं? रेशों को नहीं पचा पाते, मतलब उनकी शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि उनकी रेशे की पाचन शक्ति लगभग ना के बराबर होती है, नगण्य मतलब ना के बराबर होती है। और जो बकरी गाय जानवर हैं ये रेशे को अच्छे से पचा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें वो पचाने की क्षमता होती है, लेकिन जो सुअर होता है इसमें पचाने की क्षमता नहीं होती है। अब साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन सॉल्क ने, है ना। ऐसे ही उनके पूछे जा सकते हैं किसकी खोज किसने की, तो पता होना चाहिए, है ना। जॉन सॉल्क ने 1954 में पोलियो का टीका का इलाज खोजा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी और वो इंग्लैंड के निवासी थे। अगर पूछा जाएगा टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने की। और अगर पूछा जाएगा चेचक के टीके का पता किसने लगाया, तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में लगाया। ये भी इंग्लैंड के निवासी थे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो मिलान में पूछे जा सकते हैं, मिलान के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 23 के जोड़े होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? वो होता है छोटी आंत में, है ना। मतलब मुख से, ग्रास नली से, उसके बाद अमाशय में जाता है, फिर लास्ट में कहाँ पर पाचन होता है? छोटी आंत में, ठीक है। यानी मुख से प्रारंभ होता है, अमाशय में जाता है और अमाशय से जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है और यही भोजन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। यानी लास्ट जो क्रिया संपन्न होने का कार्य होता है वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट ब्राइटस रोग, ठीक है, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यानी ब्राइटस रोग होता है ह्यूमन बॉडी के किस भाग को प्रभावित करता है? तो वो करता है गुर्दे का, ठीक है, गुर्दे को प्रभावित करता है। वृक्क या गुर्दा आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? वृक्क या गुर्दे की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन को प्रभावित करता है। जो हमारी गुर्दे की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसको इफेक्ट करता है, जिसके कारण यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। उसके कारण क्या होता है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातोत्पाद, ठीक है, जिसको हिस्टीरिया कहते हैं। तो ये किस वर्ग में होता है? जो यंग वोमेन्स होती हैं, जो मतलब यंग एज की हैं, जवान महिलाएं, उनको ये रोग हो जाता है। और ये रोग होता है जब वो महिलाएं अविवाहित होती हैं, ठीक है, मतलब विवाह से पहले। लेकिन इसका ऑटोमेटिक ही इलाज है, अगर आप विवाह कर लें तो ये रोग दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। कितना बढ़िया मतलब इलाज है इसका, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यानी विवाह के बाद यह रोग स्वयं ठीक हो जाता है। मतलब इस रोग के लिए आपको विवाह करना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भिन्न। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्नताएं, है ना। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति या सेलुलोज नहीं पाया जाता है,
पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ना कोशिका भित्ति सेलुलोज वगैरह नहीं होता है। पादप कोशिका में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट या बड़ी बड़ी रस धमनियां होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, यानी नहीं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में दृश्यावलोकन मतलब देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करेंगे। मतलब जो कार के साइड साइड दो शीशे लगे रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, क्या देखने के लिए प्रयोग करते हैं भाई, पीछे से गाड़ी आ रही है, कितनी दूर में है, मुड़ना हुआ उससे पहले देखा गया है ना, तो उसमें किस दर्पण, दर्पण मतलब होता है शीशा, है ना, तो क्या किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना, उत्तर दर्पण का। यानी पीछे आती हुई जो मोटर गाड़ियां हैं उनको देखने के लिए ड्राइवर दाईं ओर उत्तर दर्पण का प्रयोग करता है, ये इम्पोर्टेंट है, दाईं ओर। ठीक है। बात ये होती है ना कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार हुआ, बाइक हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस पे क्या होता है कि हम आगे चला रहे हैं, हम पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि भाई आगे से भी गाड़ी आती है ना, पीछे से भी आती है, पता चले कि हम मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं और कोई हमको, है ना, तो एक्सीडेंट होने का जो चांसेस होता है फिर वो बढ़ जाएगा ना। तो इसके लिए क्या होता है कि शीशे लगाने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आने वाली गाड़ी को, और दूर गाड़ी आपके छोटे से शीशे में दिखाई देती है कि कितनी दूर है, उस हिसाब से हम सोचते हैं हमको मुड़ना है नहीं मुड़ना है वगैरह, पता भी चलता है पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या जो भी है ना। ठीक है। ट्रैफिक को देखने के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। 1992 के कुछ क्वेश्चंस हैं पॉलिटी से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। ठीक है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कौन सम्मिलित होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों के बारे में दिया गया है। एक मंत्रिमंडलीय स्तर कैबिनेट, एक राज्य मंत्री और एक उपमंत्री। ठीक है। तो ये जो ये जो मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनमें आपके उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री नहीं शामिल होंगे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखो, अगर राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाए या बीमारी हो या किसी भी कारणवश राष्ट्रपति अपने काम करने में सक्षम ना हो, ठीक है, तो उसकी जगह जो उनका कार्यभार संभालेंगे वो संभालेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति को भी किसी कंडीशन के थ्रू या कैसे भी वो भी नहीं कार्यभार संभाल पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार संभालेंगे। अगर बाई चांस ये भी ना कार्य संभाल पाए, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ मतलब जो एज में ज्यादा होगा, वो कार्यभार ग्रहण करेगा। ठीक है। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि सिर्फ उनका कार्यभार नहीं ग्रहण करते, उनकी जो मतलब उनको जो वेतन वगैरह जो मिलता है, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनका भी इनको लाभ होता है। यानी जितना मान लो राष्ट्रपति की सैलरी है, वो सैलरी इनको मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उनकी जगह काम कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी सैलरी मिलेगी, उन वाली नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं तो उनके जो भी वेतन भत्ते वगैरह होंगे वो हमें भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल की, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और 5 वर्ष के लिए करते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, अर्थात यह 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं तब तक ही, अगर राष्ट्रपति इसको चाहें तो हटा सकते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अब आज की विडंबना है
कि अगर राष्ट्रपति जो कि प्रथम नागरिक है, सबसे सर्वोच्च पद है ये, उसके उम्मीदवार यानी अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो ये जो क्वालिटी आप ढूंढ रहे हैं ये क्वालिटी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये योग्यता होनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आजकल देखो हर पेपर के लिए ग्रेजुएशन या कुछ ना कुछ डिग्री मांगता ही है ना, टीजीटी किया मतलब बीएड किया है या बीटीसी किया है, बीटेक किया है, कुछ भी डिग्री मांगता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कोई डिग्री कुछ पढ़ा लिखा होने की इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 58(1) क्लॉज में राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, होने के लिए जो भी योग्यताएं अर्हताएं का उल्लेख किया गया उसमें राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति शिक्षित ही हो, ठीक है। और इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं, मतलब ये उल्लेख नहीं है कि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, सरकारी पद पे ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की सैलरी अलग से भी ले रहा हो, पागल या दिवालिया ना हो। एज कितनी होनी चाहिए, एज राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होनी चाहिए, है ना। 5 वर्षों के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। तो ये जो योग्यता है ये जरूरी नहीं है, जो पढ़ा लिखा होना है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, अधिकतम, ठीक है। यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित कर वह विधि बना दी गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिभाषित कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति शासन 356 में क्या होता है कि 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया, अधिकतम कितना, 3 वर्ष। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है। राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो किस स्थिति में लगता है, ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर यह अवधि 3 वर्ष के लिए क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। इम्पोर्टेंट है ये, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाना या राज्य के केंद्र के निर्देशों का पालन न करना जैसी स्थितियां होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति का मन किया तो राष्ट्रपति शासन लग गया, नहीं, किसी रीजन के थ्रू ही लगेगा। अगर मान लो कि क्या हो रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया, काम ठीक से नहीं हो रहा है, विद्रोह हो रहे हैं, मतलब राज्य संभाल नहीं पा रही अपनी स्थिति, उस स्थिति में हो सकता है। या जो राज्य है, केंद्र भाई बड़ा है, अगर केंद्र के निर्देशों को नहीं मान रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि फिर राष्ट्रपति का शासन चलता है, तो पूरी तरह से जो राज्य होता है वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है। राष्ट्रपति जो निर्देश देता है फिर उसका पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है, थोड़ा धूमिल आया है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 69 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना, और अन्य कोई लाभ का पद न धारण करेगा। मतलब यहाँ पे योग्यता में ये बोला गया था कि वो लाभ का पद धारण ना करता हो, है ना। यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य ही हो, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किसका निर्णय, मतलब यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पेश भी कहाँ किया जाता है, लोकसभा में, केवल लोकसभा में, है ना। 110 अनुच्छेद क्लॉज 3 के अनुसार यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है।
और धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है तथा लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा के अनुमोदनार्थ भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इसमें संशोधन करती है तो इसे मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर है। ठीक है, मतलब जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है ताकि आप देख लें कि हाँ ठीक है नहीं ठीक है। ठीक है, अगर वो राज्यसभा वाले कहते हैं कि भाई इसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दो, इसमें ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, इसको हटाओ इसको लगाओ, तो इस तरह की का जो मान लो सलाह दे रही है, ठीक है, तो वो सलाह दे रही ठीक है, वो लोकसभा अगर चाहेगा तो मानेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हाँ उसको मानना ही है ना। और जब ये प्रस्तुत किया दिया जाता है तो 14 दिन के लिए, अगर मान लो 14 दिन तक कुछ निर्णय नहीं निकला, कुछ उन्होंने नहीं बोला, तो ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि हाँ ये पारित हो गए, है ना। मतलब इसमें एक तरह से बस इतना ही समझ सकते हो कि ये सब लोकसभा के प्रति अधीन है, उस पे राज्यसभा का बस एक तरह से फॉर्मेलिटी ही है कि भाई उनको दिखा दिया गया, आपने बता दिया, आपका काम खत्म, अब मेरा काम शुरू, है ना। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकार अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों का छीड़ करता है शून्य होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं, कार्यपालिका और जो विधानमंडल का अगर कोई भी कार्य है तो इन अधिकारों को छीड़ करता है तो उसको शून्य माना जाएगा, ना के बराबर माना जाएगा। तो ये जो रही वो आज की क्लास रही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके ऊपर है। थैंक यू फॉर, ठीक है, वॉचिंग एंड धन्यवाद बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।